माध्यम से समाज को राजनीतिक लोगों के सामने, हमारे आध्यात्मिक गुरुओं के सामने और अन्य समाजों के सामने इसे देश का ही विश्व का एक प्रतिष्ठित समाज बनाने का कीर्तिमान तो स्थापित किया है, मगर आने वाले चैलेंजेस बड़े अलग चैलेंजेस रहेंगे। जहाँ भीलवाड़ा अधिवेशन मुझे याद है ऐसा कि उस समय आपने एक दृष्टिकोण लिया था कि अब बिजनेस में बड़ा चेंज आने वाला है, मॉल वगैरह का कल्चर आने वाला है, छोटे मोटे बिजनेस बंद हो जाएंगे। वो बहुत पहले से हमने लोगों को आगाह किया। कहीं उसी पृष्ठभूमि में हमारे लोगों ने आईटी में आकर और प्रोफेशनल में रुचि ली और आज बहुत कीर्तिमान कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में जब अभय गुजराल के बारे में छपा कि इज हाईएस्ट पेड सीईओ ऑफ इंडिया, तो ऐसे कीर्तिमान बहुत लोग बना सकते हैं अगर उनको बैकग्राउंड में अच्छा सपोर्ट मिले करके। एआई के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों को और जिस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, हमारे भी उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, युवाओं को अनेक चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अपनी रणनीति में, योजनाओं में एक गंभीर और आवश्यक चेंज लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे विश्वास है कि जोधपुर अधिवेशन के लिए जिस तरह के वक्ताओं का चयन किया जाएगा, जिस तरह की योजनाएं घर के समाज के सामने रखी जाएगी, निश्चित रूप से आने वाले समय में समाज आपके नेतृत्व में और भी उन्नति करेगा। इसकी कामना करते हुए धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसमें जो विषय ले रहे हैं प्रस्ताव समिति का गठन, तो अगर हाउस इजाजत दे तो सभापति जी और पूर्व सभापति जी की समिति गठन अगर आप हाउस परमिशन दे तो उसमें क्या क्या विषय रहने ये लोग आपके समक्ष रख देंगे। ठीक है, धन्यवाद। पहला विषय है मैथिली समाज की घटती आबादी है। घटती आबादी के लिए मैथिली समाज एकदम मौन है, उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी हर समाज की आबादी बढ़ रही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक मैथिली समाज ऐसा है जो इसकी आबादी रोज घटते जा रही है। बस यही बोलने का है। जरूर बहुत ये विषय भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक प्रस्तावना मैं आप सबके समक्ष रखना चाह रहा हूँ कि जो रांची में पूर्वांचल अधिवेशन हुआ था, उसके दौरान महासभा और संगठन की कार्य प्रणाली पर तरह तरह के अपमानजनक बातें रखी गई, तो मैं सदन के सामने निंदा प्रस्ताव पारित करता हूँ। तो आप सबका नहीं, इसमें आप पहले पूरी बात सुनिए। के अंदर जो पूर्वांचल अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर मैं नाम किसी का नहीं, इन्होंने जो बोला मुझसे उसके ऊपर बोल रहा हूँ। उसमें मैं कोई कलकत्ता या किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, या किसी को ऊपर में के अंदर में समाज के इसके अंदर में आपने अध्यक्ष जी ने अध्यक्ष जी ने वहाँ भी पूर्वांचल अधिवेशन में निवेदन किया था कि ये प्रस्ताव होना चाहिए, लेकिन पूर्वांचल किया, उपयोग किया। आप उग्र मत होइए। जैसा कि श्याम सोनी ने कहा, हम एक अपर बॉडी के अंदर में है, महासभा की कार्य समिति सबसे अपर बॉडी के अंदर में है। उनके वहां पर एक साधारण सदस्य जो किसी पद पर भी नहीं है, उस पर विचार करने के लिए हम विषय सूची के अंदर में उसका नाम दे रहे हैं, उस विषय पर चिंतन करने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मान्यता उसको अहमियत देने की जरूरत क्या है। मैं फिर से अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, संयमता रखा जाए, और अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, आप जी को बहुत पीड़ित हुआ कि नंदू जी अयोध्या के अंदर में काम करते हैं,
जमीन का मेरा कारोबार है, मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ। जहाँ भी मेरा संगठन का कुछ भी अगर संगठन का व्यापार का मिलेगी, कल मैं जोधपुर भी कर सकता हूँ, कल मैं भीलवाड़ा कर सकता हूँ, नागपुर कर सकता हूँ। जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ कर सकता हूँ। आज भी आपने अपने शब्दों के अंदर में कहा कि कुछ लोग पैसा दे देते हैं। मैं आप सबको जानकारी देता हूँ, कलकत्ता के अंदर में स्टेशन के नजदीक मंगलम भवन बन रहा है, जिसका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। 15 करोड़ की लागत के अंदर में बन रहा है, मैं नेतृत्व कर रहा हूँ दिसंबर में, जिसका ओपनिंग भी करने जा रहा हूँ। उसके अंदर में कमल जी गांधी ने 71 लाख रुपया दिया। इसका मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी ने धन दिया तो मैं उसका समर्थन करने लग जाऊंगा। मैं उस बातों का विरोध जरूर करता हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते के अंदर में कि हर चीज के ऊपर में हम निंदा प्रस्ताव दें। निंदा प्रस्ताव की कोई बात नहीं है भाई साहब। मैं अध्यक्ष से अध्यक्ष को संबोधन करते हुए मैं फिर से अध्यक्ष को थोड़ी मेरी अपर बॉडी है, यहाँ आप भी गरिमा अपनी बनाए रखें। मेरी बात सुनो, देखिए विषय क्या है, वो अभी यूट्यूब पे ऊपर है, आप कोई भी उसको देख सकते हैं, सोच सकते हैं। नंदी उसके बाद में भी मेरी सभी लोगों से बात हुई, मैंने कभी जो बात कही उस बात को मैं आज भी कह रहा हूँ, आज मैंने उसका ऑडियो सुन सकता हूँ, शब्द से रोकी हूँ कि भाई कोई आदमी आरोप लगाता है, सदन के सामने खुल के बात होनी चाहिए। जब अपन बात ही कर रहे हैं कि साहब निंदा प्रस्ताव बात नहीं कर सकते हैं, हम रमेश जी को निष्कासित कर सकते हैं, सुशील भट्ट के लिए हम पूरी लड़ाई कर सकते हैं कि साहब उसने हल्का बोला, और हम इस बात के लिए निंदा प्रस्ताव पारित नहीं करें, सदन एप्रिसिएशन प्रस्ताव पारित करें। नहीं, मेरी बात सुने, वो हमारे पास थे तो हमने व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, हमने व्यक्तिगत नाम नहीं लिया। नंदू जी आप इस बात को सुने, आपको एक सेकंड, आप इस बात को सुन लें। मैंने केवल सुबह भी केवल संकेत किया, उस मीटिंग में भी मैंने वापस जवाब दिया। क्यों दिया? मैंने ये बात कही कि कोई आदमी आरोप लगाता है कि संदीप कारोबार का मकान बन रहा है, ये बैठे होंगी, ये बैठे होंगी, जिनके घर के सामने 4 साल से बन रहा है, अयोध्या भवन तो बाद में बना है। कमल गांधी जी को किसने जानता है मेरे भवन का आर्किटेक्ट और अयोध्या भवन का आर्किटेक्ट है? किसने कहा? और कमल जी को किसने कहा कि साहब आपने रामपाल जी को अध्यक्ष बना दिया? कमल जी को कैसे पता? आपको खड़े होकर भी ये कहना चाहिए कि साहब रामपाल जी को हमने अध्यक्ष बनाया। मैं आपको कह रहा हूँ अगर कोई भी आदमी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा। नहीं, मेरी बात सुने, अगर मैं आपको कह रहा हूँ ये सदन पुरजोर शब्दों में इस बात के लिए निंदा करे कि समाज के मंच का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, और इस तरह से कैसे किया जा सकता? उन्होंने जिन्होंने भी यही जो मुख्य पद्धति मंच भी थे, तो क्या ये बात भाजपा के लिए उचित है? क्या ये हम सब ऐसी बातों को अपने देखिए साधारणतया अगर कोई पर्सनल लेवल पे किसी के बारे में कुछ कहता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई उससे मोदी जी को पता नहीं कितने लोग निकालते हैं, कितने लोग निकालते हैं, तो बहुत बड़ा एक संबल है। हमारे महासभा को कुछ चैलेंज नहीं कर सकता, जिसका भी समर्थन आज इतने अच्छे रूप से समाज के लोगों ने आर्थिक सहयोग देकर समाज को कहाँ बढ़ाया। आज 20-20 करोड़ रुपए की घोषणा हमारे सभापति आगे की कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि संगठित स्वरूप में रहिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए आप आगे न बढ़े। निवेदन, धन्यवाद। वो पीरियड देखा हुआ है कि अभी मायसूरी के समय में भाई मधुसूदन खाबड़ा, श्रीराम जी क्या चलता है, मैंने ये सब देखा हुआ है। आप में से शायद कोई व्यक्ति उस समय महासभा में रहा हो, मैंने ये सब देखा हुआ है। ऐसा करके और इस बात की जिद करके सभापति जी नहीं करें, ऐसा मेरा निवेदन है। इससे कहीं समाज आगे नहीं बढ़ेगा, कोई लेने की जरूरत नहीं। किसी को आप कितने तरह के आरोप मेरे मुख्य जीवन में इतनी बार लगे, हमने तो कभी ये प्रस्तावित नहीं किया, इतनी मैगजीन्स ने
हमारे बारे में क्या नहीं लिखा। निष्ठा से हम समाज का काम करते रहे, समाज आगे बढ़ा। इसलिए आज मैं कहना नहीं चाहता था, अभी 7 दिन पहले आप किसी दूसरे संस्था के मंच पे थे, आपने जो वहां बोला उसके ऊपर से लेकर देश भर में आज कितने सारे ग्रुप बने हुए हैं और क्या क्या नहीं लिखा जा रहा है, क्या हम उन पर कार्रवाई करेंगे? फॉरगेट इज द बेस्ट पॉलिसी। हम लोगों को ऐसी चीज को इतिहास का पार्ट नहीं बनाना चाहिए। आज हम उन ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं, क्या हमारे इतिहास में ये बात लिखी जाए कि हमने रांची में जो किया कार्यक्रम हमारे कोई कार्यकर्ताओं ने किया? अगर किसी को उन्होंने आमंत्रित किया, उनकी क्या मजबूरी रही होगी वो जाने। और उस समय में वो आखिरी वक्ता थे, अगर उनके बाद में किसी को, मुझे अजय जी को किसी को मौका मिलता तो नई बात क्लियर हो जाती। और आप आने वाले थे कार्यक्रम में, ऐसे समय में उसके बाद में पता लगा कि आप लाइन से नहीं आ रहे और नेक्स्ट डे लेके आपने 1 घंटे तक बोलकर जूम पर वो सारा वीडियो भी जारी हुआ। अपनी सारी स्थिति स्पष्ट करनी, मैटर को क्लोज करना चाहिए। ऐसे कहेंगे तो मेरा अभी दूसरा रहेगा कि उन्होंने कहा ये जुगल लिखना में थे, भाई साहब ने मेरे बारे में क्या क्या लिखा। अब क्या जुगल जी के ऊपर एक्शन है? वो ठीक था क्या? पूर्व सभापति ने किसी ने कहा तो उस मीटिंग का निंदा प्रस्ताव और ये भेजे गए हमारे सदन के प्रदेश अध्यक्ष ने निवृत्तमान सभापति पर गाड़ी से भी बात लिखी तो उसका सम्मान करें। हमने जब भी एक्शन लिया, रमेश जी बात भगवती हमने जब रमेश जी पर एक्शन लिया, वो हमारे कार्य समिति के सदस्य थे। हमने जब सुशील जी पे एक्शन लिया, सबसे पहली बात, ये विषय रामपाल जी ने अपने भाषण में ये बात कही, मैंने मेरे भाषण में इसको संकेत के अलावा ये शब्द भी नहीं किया। रामपाल जी ने अपनी बात में ये बात कही, इन्होंने प्रस्ताव में पढ़ा, उसमें किसी का नाम नहीं, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं। एक बात, पूरी घटना जब तक किसी को पता नहीं, पूरी बात पता नहीं, मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता, आज आप गढ़ जीत के अपने घर जाते हैं, वहाँ घर में आपका बदनाम करने की बजाय लोग काला मुंह करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 50 साल के सार्वजनिक जीवन में आपने भी जानवर देखे, आपके साथ 6.5 साल मैं भी महामंत्री रहा, जहाँ जहाँ भी इस तरह की स्थिति आई, चट्टान और दीवार की तरह आपके लिए खड़ा रहा कि कोई सभापति की बात ऐसे एक 20 बात।
और उन वाक्यों में मुझे वेदना किस बात की? वेदना में व्यक्तिगत मान सम्मान के लिए, व्यक्तिगत मान सम्मान का मुझे कोई दूर दूर तक लेना ना दिया। मैंने दूसरे दिन मीटिंग में जुड़कर इस बात को कही थी, जो बात आदरणीय नंदू जी कह रहे हैं, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी, कितने लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने वहाँ बात ये कही थी कि मुझे ये कह रहे हैं कि मेरे मकान का आर्किटेक्ट और भवन का आर्किटेक्ट है, तो कल ये भी कह सकते हैं कि नंदू जी वहाँ जमीनों का धंधा करते हैं, नंदू जी आपको ठीक लगेगा क्या? मेरे शब्द है, रिकॉर्डिंग से निकाल के देख लेना। और ये बात इनको इसलिए कही कि बकने वाले बकते रहेंगे। मैंने उस दिन भी इसी दृष्टिकोण से बात की थी कि किसी के कहने से हम रुकने वाले नहीं। आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख लेना, मेरा शब्द से जो बात कही है वो बात आपको कह रहा हूँ। आपको तो इतना हर्ट हुआ कि सभापति जी ने बात कही, और सभापति जी में ये कह रहे हैं, निवर्तमान सभापति पूर्व सभापति में ये कह रहे हैं, आप में से अजय जी बैठे थे, ये राजकुमार जी बैठे थे, श्याम जी बैठे थे, आप बैठे थे, ये सारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। आज आप लोगों को लगता है कि हमको उस कार्यक्रम की निंदा प्रस्ताव पारित नहीं करना चाहिए। आज ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वहां कोई आदमी खड़ा होकर ये कह रहा है कि रामपाल सोनी ने पूरी महासभा पर कब्जा किया। आप में से एक भी आदमी बोला कि इन्होंने सारी अरे कोई गलती एक बात ध्यान रखो, आप मंच जो है ना वो इस सदन से मंच है, मंच से सदन नहीं है। आप किसी को आप बैठ जाओ, ये भागवती नहीं है और हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हो? हम अच्छी बात करें, आप उल्टा बात करें। आप इस सदन से आप हो, इस सदन से आप हो। हम सबको कोई भी व्यक्ति प्रश्न रहे किसी के प्रश्न रहे किसी के लिए करना है, उसको कोई भी व्यक्ति हो है। परंतु अगर आप लोगों ने महासभा की प्लेट या प्रदेश सभा की प्लेट या आंतरिक सभा की प्लेट इसलिए कोई बात करते हैं तो प्रस्ताव देना चाहिए कि हमको जो है सावधानी बरतना चाहिए। इस आदमी को हमें किसी व्यक्ति विशेष के नाम से लाना है, तो ऐसी मकसद भी नहीं ऐसा कोई किसी आपको किसी का नाम अपने डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, क्योंकि किसी का वो किसी भी कह सकता है। वो ऐसा नहीं है कि संदीप का हो या मेरे का हो, तो शाम के लिए भी बहुत जगह कहता है, दूसरों के लिए कहते हैं हम किसी को रोकेंगे। मेरे ख्याल से मैं सभापति जी से आगे बोला इसमें और इसको जरूर लेना चाहिए कि हमको कम से कम जब हमारी मीटिंग होती है उस समय मामलों को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के लोगों को शोभित तो नहीं करेंगे, वो तो गलत है। वो प्रस्ताव देना चाहिए कि हमको हमारे इस तरह के लोगों को सावधानी बरतना चाहिए, इससे स्थिति नहीं बने। क्योंकि कोई भी आपके प्लेटफॉर्म पर आता है, आपके प्लेटफॉर्म पर आके आपके प्लेटफॉर्म को गाली निकालता है, उसको लोगों को अपना काम है, उसको बाहर आने नहीं मिलेगा। पत्रिका में कमल जी का और संदीप जी का नाम छपा था, संदीप जी ने उस दिन भी हक क्यों नहीं दिया? अरे क्या बात करते हैं? फिर वैसे आदमी उसी दिन संदीप जी आयोजकों को बोल देते थे कि कमल जी को बुलाया, मैं नहीं आऊंगा। चैप्टर ही क्लोज हो जाता, ना राजकुमार जी जाते, ना अजय जी जाते, ना मैं जाता। आप संदीप जी 5 मिनट पहले फोन कर रहे थे। मुंबई में चुनाव प्रचार में सब लोगों ने हमारे को क्या आरोप लगाया, उसमें से परिवार के लोग पदाधिकारी हैं आपके पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक मिनट शांति बनाइए, तो ये गंभीर मसले में हम लोग इधर उधर बात ना करें। आदरणीय सोनी साहब बात करें प्लीज, धैर्य बना रखें। इसको बंद करो, आगे की कार्रवाई चालू करो। इसको बंद करो। भविष्य के अंदर
आज के पूरे कार्यक्रम में हमको इस तरह के लोगों को मुख्य या कैसे के ऊपर पूरा सोचना चाहिए। अपने अतिथियों को बुलाने में सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा शब्द डाले आप प्रदेश सभा का हो चाहे जिला सभा का हो, कोई भी ऐसे व्यक्तियों को ना बुलाया जाए कि वो उससे बचे कि वो गलत जो बोल चुका पीछे तो आगे उनको ऐसा नहीं बुलाते। शब्द रचना का प्रयोग करें। क्या बात कर रहे हैं आपने? संविधान में कोई बात रखी? वैक्सीन योजनाएं कार्य कर रही है और समाज नगर में अपने एक नया प्रयोग किया, चिंतन बैठक रखी थी। उसमें काफी अध्यक्ष ने अपनी बात रखी और काफी चीजों का प्रयोग हुआ। तो अगर उन वैक्सीन योजनाओं के बारे में किसी के मन में और कोई है तो अपनी बात वो कम शब्दों में रखे जिससे कि सब समझ सके। अगर किसी के मन में भावना है कि वैक्सीन योजना में और हम इस तरह से करना चाहे तो बताएं आप। वैक्सीन योजना अरे भाई जोधपुर में एक इमेज जैसे रखने चाहते हैं, मैं उसी का समर्थन करता हूँ कि जो हमारी वैक्सीन योजनाएं ट्रस्टों के माध्यम से प्रत्येक ट्रस्ट से अलग अलग क्योंकि उसके अलग अलग नियामती है वो प्रत्येक आदमी तक मालूम नहीं पड़ती। तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी या कोऑर्डिनेशन ऑफिस ऐसा रखे कि जिससे किसी भी ट्रस्ट के बारे में जो जानकारी है महासभा के उस प्लेटफॉर्म से उसको मिल जाए। तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, चाहता हूँ कि जोधपुर अभी डिविजन में जैसा उन्होंने कहा है वो अच्छी घटी है। धन्यवाद। और भाई रखिए माइक आगे। जय नाम मैं गौरी बलवा कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष। सर ड्रीम शेपर्स योजना जो है 75,000 पर ईयर देने की, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ओनली मेरिट स्टूडेंट्स को आप देना चाह रहे हैं। तो लगभग 155 एप्लीकेशन आए और 55 को सैंक्शन हुआ आपके जो क्राइटेरिया है उसको। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो अभी आपके माइंड में होंगी जो आगे यूपीएससी कर सके उसको आप देना चाह रहे हैं। 155 एप्लीकेशन जो आए हैं उनको भी ज़रूरत है जिन्होंने रिजेक्ट किया, तो उनके लिए भी कुछ अलग योजना बनाई है कि वो ठीक है दे आर नॉट सो मेरिटोरियस बट उनके 75,000 आप कह सकते हैं। आपकी बात बोली थी हमारे बीच में हमारे एमडीएस के श्रीकांत जी वाली साहब बैठेंगे वो पूरा एक बार सभी बुजुर्गगण, सबसे पहले मैं सदन का आभार व्यक्त कर डीएस स्कीम के बारे में अभी कर्नाटक से बात हुई ने कहा है। तो ये जैसे सभापति महोदय ने कहा था भयंकर में इस पर चर्चा हुई और ये नई स्कीम जो शुरू की है श्री ड्रीम शेपर्स, उसका पर्पस दो है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं और साथ में जो अभी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग करने वाले तो हर जगह हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। तो अगर हम सबको देते हैं तो वो स्कीम जनरल बन जाएगी। आज महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जो इसकी क्राइटेरिया है कि ऑनलाइन वो एप्लीकेशन देते हैं, जिला सभा या तहसील सभा की रिकमेंडेशन दी है और उसके बाद जो प्रादेशिक या रीजनल जो मेंबर हैं वो भी उसमें अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और एक स्क्रीनिंग कमेटी है 3 अधिकारियों की, मेडिकल, इंजीनियरिंग और सी की, वो उसको स्क्रूटनी करती है कि क्या ये मेधावी है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्योंकि अगर हम केवल वीकर सेक्शन देंगे तो इसकी भी जरूरत नहीं है, फिर तो ये हो जाएगा कि जनरल स्कीम हो जाएगी। तो इसमें मेधावी छात्र जो है 155 मिले हैं और ये नंबर बढ़ता जाएगा। मैं केवल ये चाहूँगा कर्नाटक से जो आए हैं, कर्नाटक और कलकत्ता से तो हमें नॉन माहेश्वरी के भी एप्लीकेशन आ रहे जिनको हमने रिजेक्ट, क्योंकि वो इसकी इतनी पॉपुलर कर दी गई है। तो
मेरा ये अनुरोध रहेगा कि ये स्कीम जो है मेधावी और दोनों के लिए है। और इसमें एक अच्छी बात है कि जब ब्यावर में मीटिंग हुई थी, इसमें चर्चा हुई थी, यहाँ पर सभी ट्रस्टीज की बुलाई थी, तो आदरणीय सोनी साहब ने कहा कि जो जिनकी एप्लीकेशन इसमें रिजेक्ट हो रही है उसमें सोनी ट्रस्ट के द्वारा उनको सहायता दी जाएगी, क्योंकि वो गरीब है। तो वो एक अलग से इनको एप्लीकेशन जाती हैं और वो सोनी ट्रस्ट उसमें ये रखता है, वो उनकी एप्लीकेशन। हाँ, कुछ और क्वेरी थी शायद एमडीएस के बारे में। आप माइक लीजिए ना नीचे। इसको बड़े अच्छी ढंग से चलाया है। मेरा उसमें एक निवेदन है, हमारा महेश्वर समाज व्यापार व उद्योग के लिए जाना जाता है। व्यापार और उद्योग पहले जमाने में भी भले छोटा उद्योग करते थे लोग, और मिलजुल कर उद्योग करते थे। हम लोग नौकरी देने वाले हैं, नौकरी करने वाले नहीं हैं। तो हमें प्रमोशन करना चाहिए व्यापार और उद्योग का। आज की तारीख में भारत सरकार अपने कितनी योजनाएं चला रही है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपया, ध्यान से सुनिए, 60,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 7 मई 2025 को। जो स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई इंडस्ट्रीज, इन सब को प्रमोट करने के लिए वो देंगे। तो हमें इन चीज़ों का हमें सब उपयोग करके हमारे व्यापार इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है। आज कोर सेक्टर कितनी प्रगति कर रहे हैं। मान लीजिए एलएनटी है या एग्रो है, एग्रो इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सब लोग क्लस्टर रूप में काम कर रहे हैं। 8-10 लोग, 20 लोग क्लस्टर रूप में काम करें तो हम इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज को हम बना सकते हैं। और समाज के जो लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, व्यापार चाहिए, पढ़ लिख के आते हैं। होता क्या है, आजकल एक तो बच्चे हैं पढ़ लिख के आए और उनको हेडेक नहीं लेना चाहते, आए डिग्री के हिसाब से नौकरी करी। अरे एक व्यक्ति वो सीमित समझ गया। मेरा मतलब प्लीज समझ नहीं गया। आई मिशन आईएएस को जैसा आपने शुरू किया है, जैसा आपको व्यापार और उद्योग को इनोवेटिव बनाना पड़ेगा। हम लोग सरकार की जो स्कीमें चल रही है, 60,000 करोड़ रुपए की स्कीम चल रही है, आप उसकी स्टडी कराइए। बहुत चूंकि हमारा महेश्वरी समाज सभापति जी के नेतृत्व में बहुत प्रगति की और अग्रसर हो रहा है, तो हमें उस प्रगति के उसमें ये एडिशन भी करना चाहिए, ताकि हम लोग जो समाज के जो युवा वर्ग हैं उन्हें हम जोड़ सकें। युवा वर्ग अब सिर्फ प्रेरक संबोधनों से नहीं जुड़ेगा, युवा वर्ग को चाहिए कॉन्क्रीट प्रपोजल साथ में आएंगे तभी युवा वर्ग जुड़ेगा। और जो आप युवा सम्मेलन के माध्यम से इनोवेट कार्यक्रम चल रहा है और काफी सेमिनार, काफी उसमें आप देखिए वेबिनार से काम नहीं चलेगा, हमें इसके लिए फिजिकली हमें इसके लिए प्रमोशन करना है। वो युवा सम्मेलन जो अध्यक्ष बताएंगे वो फिजिकल बताएंगे आपको। भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बस रमेश बस प्लीज आप सरकारी योजना का और आप उसको स्टडी करके कराइए। ठीक रमेश, मैं बड़े विनम्रता के साथ सदन के सामने मैं फिर से यह इश्यू रखना चाहता हूँ। आज तहसील प्लेस में हमारे समाज के कई युवक और युवतियाँ कुंवारी बैठी है, उनके 35-40 साल के ऊपर ब्याह हुआ नहीं है और बंजारा के लाते हैं और घर लूटे जाते हैं। कहीं यूपी से लाते, वैसा ही होता है। हर जगह ये ज्वलंत समस्या है और इसके ऊपर फ्लैगशिप योजना के अंदर ये ऐड होना चाहिए कि हमारा नेतृत्व इसके लिए नीचे स्तर पर तहसील पे जाकर काम करे, बहनों को साथ में लेकर। धन्यवाद। रमेश, हाँ ठीक है, मुंह के पास मेरा गांधी साहब को एक मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह से हम यूपीएससी को प्रमोट कर रहे हैं तो हमने कैटेगरी कर रखी है ईडब्ल्यूएस को करना। अब इसमें मेरी सोच ये है, अगर कोई जनरल कैटेगरी जैसे हम संपन्न लोग हैं और कोई किसी की बिटिया, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, उसने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, अब प्रीलिम्स से मेंस की तैयारी का 3 महीने का पीरियड होता है और वो मेधावी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर
अगर वो कहीं से जॉब कर रही है तो अगर वो 1 लाख रुपया अर्न कर रही है मंथली, उस पीरियड में उसको प्रोत्साहन देने के मेंस की तैयारी तक उसको कितने रुपए की उसके स्वाभिमान के लिए पैसे। सुशील तापड़िया तापड़िया जी, एक्चुअली मैं मिशन आईएएस पे नहीं बोला था। मिशन आईएएस और एमटीएस दोनों मिशन आईएएस के बारे में जानकारी नहीं दी थी। जो आप कह रहे हैं मिशन आईएएस के लिए हम बिना इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, मैं उसमें सब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, मैं उसको पूरा कर पास करने के बाद प्रीलिम्स इस बच्ची ने क्लियर कर लिया हो जी और वो मेंस की तैयारी कर रही है, उसको एक्सपीरियंस है, वो कहीं सपोज के लिए कहीं मेंटरशिप कर रही है और उसको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, उस पीरियड में उसका तो जॉब छोड़ना है, उसको तैयारी करनी है उसको, या वो कोई हॉस्टल में रह रही है तो उसका खर्चा लग रहा है, फ्री में तो कुछ नहीं होता। तो उसको प्रमोट करने के लिए, ये स्वाभिमान जगाने के लिए समाज हमारे लिए हेल्प कर रहा है। वहाँ पैसे का बात नहीं है, वहाँ उसका पर्टिकुलर उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए कि समाज हमको हेल्प कर रहा है। 2 लाख 3 लाख जो भी जैसी उसकी क्राइटेरिया हो। तापड़िया जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही सोच मिशन आईएएस की भी है। तो मैं कह रहा हूँ उसमें ईडब्ल्यूएस को कैटेगरी मैं कह रहा हूँ पास करने के बाद की बात, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात, मिशन आईएएस का जो प्रोग्राम है उसमें जो तापड़िया जी की सोच है वही है, क्योंकि उस पर चर्चा नहीं हुई थी। मिशन आईएएस के लिए बद्रीलाल सोनी ट्रस्ट बिना इकोनॉमिक क्राइटेरिया की मदद करता है। अगर कोई आदमी डिग्री एग्जाम देता है तो उसको 35,000 रुपये दिए जाते हैं। हमने 2025 में जितने भी बच्चों ने डिग्री एग्जाम दिया है उनको 35,000 दिए हैं। उसके बाद में जो मेंस क्लियर करता है उसको अगेन बद्रीलाल सोनी ट्रस्ट के माध्यम से 35,000 रुपये दिए जाते हैं और उसके 26 लोगों के फॉर्म आज वहाँ पे मिशन आईएएस की तरफ से हमारे गरीब जी ने आज दे दिए। उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है और ब्यावर में ये डिसाइड हुआ कि जो बच्चे मेंस क्लियर कर लेंगे और इंटरव्यू की तैयारी करते हैं बिना इनकम क्राइटेरिया के लिए उनको 25,000 रुपये और दिया जाएगा। इस तरह से 1 लाख रुपए की सहायता बिना इनकम क्राइटेरिया के लिए मिशन आईएएस के माध्यम के लिए बद्रीलाल सोनी ट्रस्ट द्वारा दी जा रही है। और जो ऑफिसर बन जाता है उसको इन एडिशन टू 1,50,000 रुपीज और दिए जाएंगे, क्योंकि उस समय मिशन आईएएस में चर्चा नहीं थी, इसलिए उस पर कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है। जो एमटीएस में इनकम क्राइटेरिया और मेधावी इसलिए है कि अगर हम केवल इनकम क्राइटेरिया रखते हैं तो हजारों एप्लीकेशन आ जाएंगे जो कि एलिजिबल नहीं होंगे, और केवल मेधावी रखते हैं तो हम इनकम क्राइटेरिया वाले को छोड़ देंगे। ब्यावर में माननीय सोनी साहब ने कहा कि जिनका इनकम लेवल ईडब्ल्यूएस उनके 8 लाख पे है, 3 लाख पे है, तो उसमें मेधावी का कुछ रिलैक्स करते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी अब रिलैक्स करके क्राइटेरिया बनेगा। तो दोनों का जो है बैलेंस चाहिए और वही एमटीएस स्कीम में जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो देगी। ठीक है, ठीक है सर। और दिल्ली से किसी बहुत चली फेसबुक अजय जी मोहन जी उसी के बारे में बोल रहा हूँ कि अभी जो हमारे मोदी जी ने बात कही है, आप जो बोल रहे हैं वो तो अच्छा है, आईएएस कर रहे हैं। जो 7,000 करोड़ की बात करी आपको उन्होंने बोला है गवर्नमेंट योजना का, जब बोले पूछा मेरे को, इसमें बहुत बड़ी गंभीर बात है कि आपको एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि लोगों को मालूम ही नहीं, आपके पास जो पैसे देने वाले आते हैं सब भामाशाही आते हैं, सब व्यापारी वर्ग ही आता है, कोई आपके पास सर्विस वाला आता नहीं। तो उस व्यापारी वर्ग को कैसे बढ़ाया जाए, कहाँ पर जो व्यापार में समस्या आ रही, जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम को कैसे डोर टू बेनिफिशियरी तक पहुँचाई जाए। जो बच्चे घर में 1 हो रहा है, 2 हो रहे, वो बच्चा चला गया अमेरिका, इंग्लैंड, बुढ़ा घर में पड़े हुए, ऐसे कितने मरीजों घर में कितने होंगे। अब देखिए अगर व्यापार की बात वो युवा वाला करें, युवा वाले के प्रोग्राम में खुद पसंद दे रहा हूँ, उनकी थिंकिंग और जो आपकी योजना उनके पास जाएगी वो योजना को चलाएंगे। जैसे आप आगे चला रहे हैं वो योजना तो वो लोग भी चला रहे ना, तो उस योजना के लिए आपको ऐसी टीम बनानी पड़ेगी, आईएएस की टीम बनाइए कि भाई ये योजना के लिए एक कमेटी बनाई हमने, ये नियुक्ति करिए, उसका एक काम है ये 10 व्यापारी ये 4 आदमी मिलकर के कमेटी के ये काम करेंगे जगह जगह पे कहाँ पर ये योजना गवर्नमेंट की 4 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ की ये योजना कैसे हो सकती है, कैसे उसका व्यापार बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। ऐसा एक योजना बनाइए, इसके लिए कमेटी बनाइए आप, जैसे अपन आगे से बनाइए 25 कमेटियाँ बोल बनाइए ना, ऐसी कमेटियाँ बनाइए आप। अभी गवर्नमेंट की योजनाएं बहुत सारी आ गई, रुपया इजी मिल रहा है,
धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, आपकी बात मैं नोट कर ली। भटक में गया हो, आप जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं महासभा के, उसके बारे में कितना सीरियसली समझते हैं ये मुझे पता नहीं। तो थोड़ा आपका ध्यान इन समस्याओं को, इस फ्लैगशिप योजनाओं का जो कार्यान्वयन हो रहा है ग्राउंड लेवल पर, उसका जो इम्पैक्ट समाज पर हो रहा है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूँगा। एक फ्लैगशिप योजना क्रिएटिंग ए जीनियस माइंड फॉर इंजीनियरिंग, जो जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, उसके 4 भाग हैं। 2 भाग 16 वर्ष का प्रोग्राम है जीनियस माइंड क्रिएट करने का। 2 भाग पेरेंट्स के लिए हैं, 2 भाग बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स के लिए 2 भाग हैं। एक प्री कंसेप्शन, गर्भाधान से पहले का भाग है, जिसको हम बीज संस्कार बोलते हैं, वो 3 महीने का प्रोग्राम है। एक गर्भ संस्कार गर्भाधान के बाद का भाग है, इसमें 7 महीने का प्रोग्राम है। तो ये 1 साल का प्रोग्राम बच्चे के, शिशु के पैदा होने से पहले है। शिशु के पैदा होने के बाद 0 से 6 साल तक 6 साल का एक प्रोग्राम है, और 6 से 15 साल तक एक प्रोग्राम है। तो ये 4 भाग हैं, 2 बच्चों के लिए और 2 पेरेंट्स के लिए। बीज संस्कार जो गर्भाधान के पहले का एक भाग है 3 महीने का, उसका एक हिस्सा है रिलेशनशिप एलिवेशन। मतलब पति और पत्नी के बीच की रिलेशनशिप इतनी एलिवेट हो कि वो गर्भ में महान आत्मा को जगह दे सके, माँ के गर्भ में महान आत्मा को जगह दे सके, इतनी उनकी रिलेशनशिप एलिवेट हो। इस कार्यक्रम को जब महासभा द्वारा आदेश मिला कि एक हिस्सा बीज संस्कार के प्रोग्राम का जो है, इसको जब महासभा के द्वारा आदेश मिला कि दाम्पत्य जीवन के तनाव को कम करने के लिए हमें कोई रिलेशनशिप ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो रिलेशनशिप सेमिनार के नाम से हमने इस कार्यक्रम को एक और फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। पहला कार्यक्रम इंदौर में हुआ, दूसरा कार्यक्रम कोटा में हुआ। देश भर से कोई 45-50 ट्रेनर चुनकर अलग अलग प्रदेश सभाओं में भेजे, उनकी ट्रेनिंग भी साथ में चल रही है। 2 प्रोग्राम्स का क्या इम्पैक्ट हुआ, मैं आपका थोड़ा 5 मिनट आपका समय लूंगा, समझा दूंगा आपको। एक परिवार है, महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी सभा ने एक कल्पना की थी और उस कार्यक्रम का नाम उड़ान रखा था, लेकिन उस उड़ान की जो सफलता हमको मिली है, वो उड़ान ने जो उड़ान भरी है, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी कार्य जो हमने हर जगह पे, हर जिले में, हर प्रदेश में उस कार्यक्रम को निश्चित रूप से करना चाहिए। उड़ान एक प्रयास था हमारी युवा बेटियों को सक्षम बनाने का। उड़ान एक प्रयास था हमारी युवा बेटियों को संस्कारित करने का, और उसके साथ में उड़ान एक प्रयास था हमारी बेटियों को प्रगत टेक्नोलॉजी से भी सिखाने का, और उसके साथ ही साथ उड़ान एक प्रयास था हमारी बेटियों को हमारे मारवाड़ी संस्कार, हमारे मारवाड़ी खाना, मारवाड़ी गीत, ये सब सिखाने का। 3 दिन का ये शिविर होता है। महाराष्ट्र में उड़ान 1, उड़ान 2, उड़ान 3, उड़ान 4 के माध्यम से लगभग 1250 समाज की 15 से 27 साल तक की बेटियों का ये 3 दिवसीय शिविर 4 जगह पे किया है। उसके साथ उड़ान का एक प्रगत स्वरूप हमने अभी किया है, वो भी आपके समक्ष केवल कुछ शब्दों में रखना चाहूँगा कि एक नया उड़ान जिसका नाम नव चेतना 2025 था, हमारी समाज की बहुओं के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था, जिसमें 182 समाज की बहुएं उसमें शामिल होती। ये 3 दिवसीय शिविर था, जिसमें परम श्रद्धेय राधा कृष्ण जी महाराज दिन भर हमारे साथ में थे, और उन्होंने इस प्रोग्राम को हमारे साथ मिलकर हमारी बहुओं को बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया था। जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न दुनिया में अध्यात्म का क्या महत्व है, और हमारे घर में कैसे सामंजस्य करना चाहिए, बच्चों को कैसे नर्चर करना चाहिए, आपसी ईर्ष्या न करते हुए हमने परिवार में किस तरीके से आपस में सामंजस्य रखना चाहिए, इस पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन परम श्रद्धेय राधा कृष्ण जी महाराज ने किया था। 3 दिन का था, वहाँ पे भी सेल्फ डिफेंस हमने सिखाया था, वहाँ पे भी हमने खेल सिखाए थे, वहाँ पे भी आरोग्य था, वहाँ पे भी फैमिली जो हमारा जो फाइनेंशियल है, वो फाइनेंशियल चीज़ें कैसे संभालनी चाहिए फैमिली की, ये सारा सिखाया गया था। और एक में हमारे संजय जी मालपानी ने गीता परिवार की ओर से गीता का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इस पर उसका समापन किया था। मेरा निवेदन रहेगा, जहाँ पे भी, जिस प्रदेश में भी, जिस जिले में भी उड़ान
या उड़ान का प्रगति स्वरूप के कुछ भी कार्यक्रम यदि आप करना चाहो तो निश्चित रूप से हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय गणेश। बहुत बहुत धन्यवाद जी। उड़ान कार्यक्रम के लिए जिनको भी संपर्क करना है, कोई भी करना या समझना हो तो आप मधु जी से संपर्क करें। और इन सब कार्यक्रमों में करीब करीब बहन भगवती जी का भी मोटिवेशनल स्पीच रहा है। और आप पर्सनल उनसे अभी बात करें। मैं बहन भगवती जी से निवेदन करूँगा इन सब कार्यक्रमों में मोटिवेशन स्पीकर के रूप में आप गई थी और कैसा रिस्पॉन्स था, 2 मिनट आप भी बताएं इसके बारे में। परम आदरणीय सदन, इन कार्यक्रमों में मुझे भी जाने का अवसर मिला। बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए थे। हम यहाँ बहुत सारी बातें करते हैं, हम चाहते हैं कि समाज के आखिरी पायदान तक पहुँचे हुए बैठे हुए व्यक्ति तक हम पहुँचे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आज जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारी भावी पीढ़ी को समझाने का, उन्हें सुसंस्कारित करने का, उन्हें योग्य बनाने का, वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब इस तरह के उड़ान के कार्यक्रम होंगे जिसमें आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझाया जाता है, जिसमें आपको संस्कारों के बारे में भी समझाया जाता है। और वो युवा बेटियां, मैं साधुवाद दूंगी भाई मधुसूदन जी को, भाई सत्यनारायण जी को। आप देखिए कि 15 साल से 25 साल की बेटियां और 3 दिन तक लगातार इस कार्यक्रम को देख रही है। यानी आपको कार्यक्रम को सुन भी रही है, यानी आपको कार्यक्रम को रोचक भी बनाना है और सारी की सारी कंटेंट भी उन्हें देना है। और आप देखिए उस कार्यक्रम में जब मैं 2 बार में गई समापन के वक्त, मेरे पास 3 बेटियां आई जिन्होंने कहा कि हमारी सोच कुछ अलग थी, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद हम एक नई सोच लेके जा रहे हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने अपने क्षेत्रों में ये कार्य अवश्य करें, क्योंकि जिससे हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे समाज से जुड़े, हमारे संस्कारों से जुड़े और हमारी जो सनातन संस्कृति से जुड़े। अगर ये हम चाहते हैं और हमारी बेटी संबल भी बने, तो एक बेटी को अगर हम सुसंस्कारित, सबल और सक्षम बनाएंगे तो वो पूरे के पूरे परिवार की दशा और दिशा बदल देगी। तो ये मुझे लगता है आज के समय का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम होना चाहिए। आप देखिए आपकी बेटियां जब वहां आएगी और एक नई सोच, एक नई ऊर्जा लेकर जब जाएगी। और इन्होंने इतने अच्छे स्पीकर्स बुलाए थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ अचीव किया है। और जैसा हम कहते हैं ना कि सीइंग इज बिलीविंग, जब बच्चे देखते हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, उन लोगों से जब सुनते हैं कि अपने संस्कारों के साथ जीकर भी हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं। मैं वो बताती हूँ, एक बिटिया आई थी, उसने इंटरकास्ट मैरिज करने का सोच लिया था। भाई मधु जी ने मुझे उससे मिलाया। उसने कहा मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। मैंने उसके साथ फोन करके बात की। आप देखिए हम कहाँ भेद हो रहे हैं। उसने मुझे क्या कहा कि मैं आपको आपके गले लगना चाहती हूँ। मैंने उसे कहा बेटा, मैंने उसे गले लगाया और मैंने कहा गलती तुम्हारी नहीं है और तुम्हारे मन में भी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसे बन गई कि तुम्हारी सोच बदल गई। जब मैंने उसे इस तरह से बात की तो रोने लगी। और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, उसने अपनी सोच बदली और उसने वो एक लड़के के साथ भागने का जो मन बनाया था उसमें परिवर्तन कर दिया। तो अगर हम हमारी बेटियों को इसी तरह से गले लगाए, उनको समझे, उनके भाव समझे कि केवल
आदरणीय मंच, उपस्थित सदन, मैंने रिपोर्ट तो ऐसे भेज दी थी, मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूँ उसकी। आदरणीय सभापति श्रीमान संदीप जी कावरा केंद्रीय चुनाव समिति की रिपोर्ट, सप्तम कार्य समिति बैठक 30वां सत्र। षष्ठम कार्य समिति मीटिंग के बाद दैनिक प्रदेश के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। श्री सुशील तापड़िया दैनिक प्रदेश के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। निर्वाचन 8/6/25 को हुआ। कि यहाँ है, अभी आप सब लोगों का उन्होंने कहा था, परिचय हुई है। जैसा कि हर चुनाव में होता है, अध्यक्ष के चुनाव के समय भी बहुत गहमा गहरी थी। आदरणीय श्री राजेंद्र जी कलंत्री साहब यहाँ है। मुझे उनका बहुत बहुत सहयोग मिला है इस इलेक्शन में और बड़े बहुत ऐसा ताकत लगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम किया। बड़ा प्रतिरोध था, लेकिन उन्होंने ये चुनाव बहुत सफलतापूर्वक हमारे श्री अशोक जी सोमानी, आदरणीय अशोक जी सोमानी रेवाड़ी, उनके सफल मार्गदर्शन में यह चुनाव कार्य पूर्ण हुआ। चुनाव समिति के सदस्यों ने भी समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया एवं मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया है। पुनः मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। चुनाव समिति महासभा की आभारी। चुनाव समिति के कार्य क्षेत्र में साधारणतः महासभा का हमेशा सहयोग रहा। अभिनंदन। आमतौर पर सभी प्रदेश संगठनों ने प्रादेशिक चुनाव समिति के साथ सहयोग कर चुनाव संपादित कराए हैं। चुनाव समिति सभी प्रदेश संगठनों एवं प्रादेशिक चुनाव समितियों का अभिनंदन करती है। मैं स्वयं महासभा का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे 30वें सत्र के मुख्य चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी। मेरे संज्ञान में मैंने एवं मेरी समिति, मेरी पूर्व चुनाव समिति ने पूरी जिम्मेदारी से विधान के अंतर्गत रहकर हर कार्य किया है। महासभा के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्य समिति के सदस्यों को बहुत आपके लिए योगदान पहले सत्र में काफी मेहनत करके आपने चुनाव सभी संपन्न कराया। स्पीकर साहब, हम सब आपका बहुत धन्यवाद। अब इसी में नवीन चुनाव समिति के गठन पर चर्चा करनी है। तो मैं इसलिए सतीश जी चर्चा का नाम हम प्रपोज करते हैं। चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आहारता और विधान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सतीश जी इस विषय के अच्छे जानकार हैं, तो मेरा प्रपोजल है कि सतीश चरखा जी को प्रस्तावित हम करते हैं। हम समर्थन करते हैं। सतीश जी चरखा के लिए एक बार जोरदार ताली आपको बजा दीजिए। मेरा सदन से अनुरोध है कि चुनाव अधिकारी की प्रक्रिया जरूर सदन तय करता है, मगर महासभा में ऐसा हुआ नहीं कि हम नाम प्रस्तावित करके ऐसा करें। मैंने 2 टर्म श्रीराम जी तालुकिया को चुनाव अधिकारी के रूप में देखा है, रमेश सिंह भल्ला को हमने 2 टर्म देखा है, हमने 2 टर्म प्रकाश जी गाहेती को देखा है और अभी हमने विजय जी चाकर के लिए एक टर्म के लिए कार्य किए पर उन्हें बधाई दी और आभार माना उनका। मैं सोचता हूँ कि जिस तरह का एक्सपीरियंस, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास में होना चाहिए और जितने सालों की सेवा है विजय जी चाकर की, उन्हें पुनः दूसरे सत्र के लिए इसमें नामांकित करना चाहिए। सभापति जी, मुझे लगता है आपके पास विचार आ गए। जो भी नाम आए
कमिश्नर स्पीकर के तौर पर समाज के सब्जेक्ट जो आप भेज रहे हैं और एक विशेष अभियान के तहत जो चल रहा है क्या उचित नहीं है? मेरे ख्याल से उचित है अगर आप उन्हें मौका देंगे और जैसे सब लोग ये चाहते भी हैं तो जैसा आपने कहा है आपको जो उचित लगे वो आप देखिए आप सब जो अगर परमिशन दिए देखिए वैसे 2 बातें आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अपने महासभा के विधान में ये विषय है कि अगले चुनाव से 12 महीने नए चुनाव समिति का निर्माण सामान्य इस बार महासभा की 12 के हिसाब से अपने सभी को 18 जून को निर्वाचित करना होगा। उस निर्वाचन के हिसाब से 18 जून को चुनाव करना उसका थोड़ा बहुत और महाधिवेशन की स्थिति में वो विधान समिति है उसमें आपको कोई गाइडलाइन नहीं दिया। आपने सब में भावनाएं जो भगवती जी ने बात की अगर आप लोगों को ठीक लगे हम तीनों लोग बैठते इसको तय कर लो अगर आपको ठीक लगे और ऐसा भी देखो कोई मतलब स्थिति हाउस में हाउस में अभी अधिकांश लोग मानने की स्थिति मैं सभी लेकिन इस चीज को कॉन्फ्लिक्ट जैसा नहीं लगना चाहिए ऐसा लगना सदन में सबसे पहला नाम सतीश जी चरखा का आया जो कि मंच द्वारा सदन से मांगा गया। पहला नाम सतीश जी चरखा का आया और विधान और आहारता को वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर सदन की सहमति हो तो सतीश जी चरखा के नाम पर